हेलो दोस्तों। सभी दोस्तों को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सभी दोस्त मजे में होंगे, सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको सीए इंटरमीडिएट में जो पेपर 2 है आपका, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कॉरपोरेट एंड अदर लॉज का जो अपना पेपर होगा, वो पेपर 100 मार्क्स का होगा। जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे पेपर ही आपके 100 मार्क्स के हैं। तो कॉरपोरेट एंड अदर लॉज का पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन जो है वो ये देखते हैं कि कॉरपोरेट एंड अदर लॉज में कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स, कौन कौन से एक्ट्स जो है वो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, और कौन कौन से एक्ट्स के कितने कितने मार्क्स हैं, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कॉरपोरेट लॉ की। दोस्तों, इसमें एक तो कॉरपोरेट है, एक अदर लॉ है। तो सबसे पहले हम कॉरपोरेट लॉ की बात करते हैं। कॉरपोरेट लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 आपको पढ़ना है। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये अपने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट है। और कंपनीज एक्ट 2013 आपका अकेले एग्जाम में 60 मार्क्स का पेपर कवर करेगा। 60 मार्क्स का पेपर कंपनीज एक्ट 2013 से 13 में से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सीए इंटरमीडिएट में है? नहीं दोस्तों। कंपनीज एक्ट 2013 में देर आर टोटल 470 सेक्शंस, टोटल 470 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इनिशियल सेक्शंस ही हैं, सेक्शन 1 से लेके 148 तक, सेक्शन 1 टू 148, ये सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं। आगे की सेक्शन, सर क्या हमें सीए को आगे की सेक्शन का नॉलेज नहीं होना चाहिए क्या? उसे आधा अधूरा नॉलेज ही होना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है, सीए को पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आप आगे की जो सेक्शंस है 149 से लेके 470 तक, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। अच्छा सर, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 60 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिए अपन चलते हैं अदर लॉज की तरफ, देखते हैं अदर लॉज में क्या क्या आएगा। तो अदर लॉज के अंदर आपके 4 अदर लॉ बताए हुए हैं आईसीआई ने, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपको पढ़ना है। सर ये तो एक्ट हमने सीए फाउंडेशन में ही पढ़ लिया था, अब जो है वो वापस से हम इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? दोस्तों, आपने जो सीए फाउंडेशन में है वो टोटल 1 से लेके 6 चैप्टर्स तक पढ़े थे। देर आर 9 चैप्टर्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्रेंड्स, 9 चैप्टर्स हैं इसमें, लेकिन आपने, आपको याद हो, सीए फाउंडेशन में 6 चैप्टर्स ही पढ़े थे। यानी 3 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े थे सीए फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और वही 3 चैप्टर्स जो आपने सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़े थे, वही 3 चैप्टर्स आपको सीए इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ने हैं। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपका चैप्टर चैप्टर जो है, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर्स ही आपके सिलेबस में है। क्योंकि 1 से लेके 6 तक के जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, वो अपन कहां पे, वो अपन फ्रेंड्स सीए फाउंडेशन में देख चुके हैं। अच्छा सर, उसके बाद में दूसरा आपको जो अदर लॉ में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। फ्रेंड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 आपको पढ़ना है। सर इस नेगोशिएबल में क्या क्या आते हैं? बेटा इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, इनसे रिलेटेड चर्चाएं अपन करेंगे। अच्छा सर, तीसरा जो आपको अदर लॉ पढ़ना है फ्रेंड्स, वो पढ़ना है इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज
स्टैट्यूज का मतलब लॉ से ही होता है कि किस तरह से लॉ को हम इंटरप्रेट करें। कहीं पे कोई लाइन लिखी हुई आ जाती है लॉ में, बहुत टेक्निकल लाइन लिखी हुई होती है, तो उसको कैसे समझे, उसका मीनिंग क्या होगा। तो लॉ को समझने के फ्रेंड्स, लॉ को समझने के इसमें कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ये अपने आप में एक एक्ट नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करने के इसमें रूल्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, जिसको हम शॉर्ट में आईओएस के नाम से जानेंगे, आईओएस। अच्छा, उसके बाद में लास्ट में जो अदर लॉ में अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रेंड्स जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 अपन को पढ़ना है। इसको हम शॉर्ट में जीसीए के नाम से जानेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट। सर जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या क्या आएगा? दोस्तों जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी कुछ लॉ को इंटरप्रेट करने के, लॉ को कुछ समझने के रूल्स हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए अपन कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं तो वहां पर कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया, उस वर्ड का मतलब उस लॉ में नहीं बताया हुआ, उस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं बताया हुआ है। कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा वर्ड आ गया, बहुत अद्भुत वर्ड आ गया, उसका मीनिंग उस कंपनीज एक्ट में नहीं बताया हुआ है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में ऐसे वेरियस वर्ड्स की डेफिनेशंस बताई हुई है, तो वहां से अपन जो है वो उस वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं, और भी साथ में इसमें लॉ इंटरप्रिटेशन के रूल्स बताए हुए हैं। तो कुल मिला के लॉ को समझने के कुछ रूल्स हैं और कुछ लॉ की बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस दी हुई है, जिससे कि जो अदर बाकी के जो हमारे एक्ट्स हैं वो हम अच्छे से पढ़ सकें, उनका इंटरप्रिटेशन हम सही तरह से निकाल सकें। ये सब जीसीए के अंदर है। और ये जो चारों एक्ट्स हैं, ये जो चारों लॉज हैं, ये आपके अदर लॉ का पार्ट है। और ये चारों जो अदर लॉ हैं वो आपको मिला के 40 मार्क्स का पेपर फ्रेंड्स कवर करते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का जो है वो एग्जामिनेशन होगा, जो आपको पेपर 2 के लिए आपको देके आना है। आई होप दोस्तों आपको पेपर का एक तरह से पैटर्न, पेपर में अपने जो है वो कौन कौन से कंटेंट पूछे जाएंगे वो समझ में आ गया होगा, कौन कौन से कंटेंट कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो भी समझ में आ गया होगा। सर ये जो चारों एक्ट हैं इनमें से आप हमें बता दीजिए कि कौन से एक्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वो चीज आईसीएआई ने अपने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है कि इन चारों में से कौन से एक्ट में कितना आएगा। आपको तो सभी का अच्छे से पढ़ना है, आपको तो यही मानना है सब में से लगभग 10-10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सभी आपने को चैप्टर्स को जो है वो अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये तो बात हुई हमारे कंटेंट की कि सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अपन जो है वो आगे चलेंगे। कहां पर चलेंगे? अपन देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहता है वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पेपर जो है वो आपका लॉ का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव आता है या लॉ का पेपर सब्जेक्टिव आता है, वो अपन जानेंगे। तो बात हो रही है जो आपका पेपर का पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न। तो दोस्तों ये जो आपका पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये आपका पार्टली पार्टली तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, एंड पार्टली पार्टली आपका ऑब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव दोनों है। इसमें 70% जो क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 70% पेपर यानी 70 मार्क्स का पेपर, 70% यानी 70 मार्क्स हो गए क्योंकि 100 मार्क्स का ही पेपर आता है। तो वो जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। सब्जेक्टिव का मतलब आपको उसमें अपना लिखना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी राइटिंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। कोई केस स्टडी आ गई तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, अपना पेन आपको चलाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव जो है बाकी का जो पोर्शन है अपना 30% यानी 30 मार्क्स का जो दोस्तों पेपर होगा वो अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। अब ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना, ओनली आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल जो आपके चॉइसेज होती हैं वो आपको दे दी जाएंगी। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से कोई सही विकल्प आपको चुनना है। इसी बेसिस पे एमसीक्यू आएंगे।
आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, या फिर मान लीजिए कोई एक लाइन में आपको आंसर देना है, एक वर्ड में आंसर देना है, इस तरह का अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है। चार आपके सामने विकल्प, चार ऑप्शंस होंगे और उन्हीं चार विकल्पों, चार ऑप्शंस में से कोई एक विकल्प, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। उस ओएमआर शीट में आपको टिक मार्क, वहां पे सर्किल आपको फिल करके आना है। हाँ जी दोस्तों, तो पार्टली आपका जो पेपर होगा वो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव, 70 मार्क्स का जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स का 30% पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब बात यह आती है कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ये हमने सीए फाउंडेशन में भी देखा था। सीए फाउंडेशन के दो पेपर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के जो दो पेपर थे वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे। तो वहां पर जहां पर ऑब्जेक्टिव था वहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन था। हम यदि एक क्वेश्चन गलत करके आते थे तो 1.25 मार्क्स हमारे कटते थे। उस क्वेश्चन के तो मार्क्स जाते ही थे और साथ में 0.25 मार्क्स जो हमने अदर क्वेश्चंस में से गेन किए हैं उनमें से भी डिडक्ट होते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर आपके लिए एक खुशखबरी है, यहां पर सीए इंटर में आपके अभी तक आईसीआई ने कोई भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हाल फिलहाल तक नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे क्वेश्चंस दोस्तों अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन सब्जेक्टिव पैटर्न की तरफ कि सब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर आएगा सर वो कैसे आएगा। क्या वो डायरेक्ट प्योरली लॉ पूछेगा कि लॉ के डायरेक्ट हमसे प्रोविजंस पूछ रहा है, या कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी हमारे सामने दे देगा और उस प्रैक्टिकल केस स्टडी के बेस पे हमें आंसर देना है। तो दोस्तों जो अभी रिसेंट में जो पेपर्स गए हैं, सीए इंटर के जो लगातार पेपर्स हो रहे हैं, उन पेपर्स को देखते हुए, आईसीआई का उन पैटर्न को देखते हुए जो आपका पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड होगा वो आपका केस स्टडी बेस्ड ज्यादा होगा। उसमें केस स्टडी जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लॉ आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लॉ भी पूछ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा लगभग जो भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का, उसमें से 70% पेपर तो आपका केस स्टडी बेस्ड आना है। यानी तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड आएगा, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो फ्रेम करके दे दी जाएगी और आपको उसको आंसर करना है। तो वो आंसर करना भी हम सीखेंगे कि भाई केस स्टडी आ जाए तो उसका आंसर हमें किस तरह से करना है। चलिए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। सर केस स्टडी के लिए हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे? दोस्तों केस स्टडी की जो प्रैक्टिस है, चैप्टर के साथ साथ में आईसीआई ने अपनी बुक के कुछ पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा अभी इंस्टीट्यूट का पैटर्न इस तरह से हो गया है कि वो केस स्टडीज रिपीट नहीं कर रहा है। न्यू केस स्टडी आपके सामने बिल्कुल आएगी। न्यू केस स्टडी आपको ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी है जो आपकी कहीं देखी हुई नहीं रहेगी। लेकिन आपको यदि प्रोविजंस पर कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप न्यू केस स्टडी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने को एक एक लाइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लॉ की पढ़नी है। ओके, तो ये तो हुआ अपना पेपर का, आप पैटर्न देख लीजिए। पार्टली सब्जेक्टिव होगा, पार्टली ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 70 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होंगे और ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर होगा उसमें आपका एमसीक्यू के ही पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 30 मार्क्स के जो है वो आपके एमसीक्यू होंगे और एमसीक्यू में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चर्चा मैं आपसे एमसीक्यू के बारे में और करना चाहता हूं। सर जो 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू आएंगे, क्या वो एक एक मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे? नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी जिस तरह से अटेम्प्ट लगा है, तो आपके जैसे आई इंस्टीट्यूट ने अटेम्प्ट लिए हैं एमसीक्यू के, तो उसमें हमने बच्चों से ये सुनने में आया है हमारे, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर बाहर नहीं आता है,
सब्जेक्टिव वाला पेपर आपको बाहर दे दिया जाता है, एमसीक्यू वाला पेपर वहीं पे आपसे ले लिया जाता है। तो एमसीक्यू जो आए हैं वो हमने हमारे स्टूडेंट से जब बात की तो हमें पता पड़ा कि एमसीक्यू 2-2 मार्क्स के भी आ रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क्स ईच हो गए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स ईच हो गए। तो वहां पे आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। चलिए उन सब पे भी अपन जो है वो जब अपना स्टडी करेंगे तो साथ साथ में अपन चर्चाएं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि आपका जो सिलेबस है उसमें कंटेंट जो है वो आपका क्या है। ये सबसे पहले चर्चा अपन ने कंटेंट पे की कि कंटेंट क्या आएगा। उसके बाद में अपन ने जाना कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे अपने पढ़ने की, अपने स्टडी की, अपने एकेडमिक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में अपनी जो टीचिंग का स्टाइल है वो मैं आपको बता देता हूं कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से आप हमें पढ़ाओगे। क्या मित्तल कॉमर्स क्लासेस की अपनी कोई बुक होगी या फिर जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के द्वारा दी गई बुक से ही आप हमें पढ़ाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो पूरा का पूरा आपका जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, उसके लिए सिर्फ आईसीएआई की बुक से ही पढ़ाऊंगा। आईसीएआई की बुक ही अपन पढ़ेंगे। और आईसीएआई ने आपको 2 बुक्स दे रखी हैं, 2 मॉड्यूल्स आपके पास हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं। उन्हीं 2 मॉड्यूल्स को अपन पूरा का पूरा कवर करेंगे। जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है वो कॉर्पोरेट लॉ का है फ्रेंड्स, वो कॉर्पोरेट लॉ का है जिसके अंदर पूरा कंपनीज एक्ट है। और आपका जो सेकंड मॉड्यूल है, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ है पूरा, और बाद में आएगा आपका सेकंड मॉड्यूल। और सेकंड मॉड्यूल में आपको पढ़ना है अदर लॉज। तो अदर लॉज के जो चारों अदर लॉज हैं वो आपके सेकंड मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। तो जो आईसीआई के दोनों मॉड्यूल्स हैं उन्हीं की अपन एक एक लाइन अपन पढ़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अपन कोई भी अदर बुक्स, कोई भी इधर उधर की कोई भी नोट्स वोट्स कुछ भी रेफर नहीं करेंगे, सिर्फ आईसीआई की बुक्स पढ़ेंगे। आईसीआई की बुक की एक एक लाइन का अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में विश्लेषण करेंगे। अच्छा सर हमें आप क्यों नोट्स शॉर्ट में प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमें आप अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो क्यों बुक्स नहीं दे रहे, आईसीआई के मॉड्यूल्स की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी कर देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आपको जो सीए की डिग्री देगा वो कौन देगा? सीए की डिग्री आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देगा। तो जो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे रहा है उसी इंस्टीट्यूट ने उस डिग्री को लेने के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। तो उससे बेहतर, उससे बढ़िया मटेरियल क्या कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको स्ट्रिक्टली आईसीआई की बुक को ही फॉलो करना है, इधर उधर के कुछ नोट्स नहीं देखने। आप बोलोगे सर हमें लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लगेगी। दोस्तों, लॉ में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, लॉ के वर्ड्स में आपने एक वर्ड में भी इधर उधर हेरा फेरी की तो उसका पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। तो हो सकता है हमें हार्ड लगे आईसीआई की बुक की लैंग्वेज, लेकिन वो शुरू में आपको हो सकता है थोड़ा सा लगेगा, 2-4 दिन, फिर आप हैबिट में आ जाओगे और वही चीजें आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करवाने में हेल्प करेगी। इधर उधर अपन अपने नोट से पढ़ें, कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो हो सकता है किसी टेक्निकल वर्ड का मीनिंग अपन ने कुछ लिख लिया और उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अपने को। अपन ने मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन से उठा के क्वेश्चन दे दिया, अपन कोई दूसरी बुक देख रहे हैं, अपन कोई दूसरा नोट देख रहे हैं, उसमें वो लाइन मान लीजिए मिस है, तो अपना तो मेहनत पर किया किराया जो पूरा पानी फिर जाएगा। इसलिए अपने को स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स आईसीआई की बुक ही फॉलो करनी है, क्योंकि डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट वही है, तो उसी का मटेरियल सबसे बेस्ट होगा। तो हम आईसीआई की बुक से ही स्टडी करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये अपनी बेसिक्स चर्चाएं हो गई। अब अपन चलते हैं अपने एकेडमिक्स, अपनी पढ़ाई की तरफ, और अपन जो है वो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनीज एक्ट 2013 पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अपन अदर लॉ पढ़ेंगे। अच्छा सर, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जैसा कि मैं आपको बता रहा था
जो सीए इंटर है, सीए इंटर में फ्रेंड्स, सीए इंटर में आपका कंपनीज एक्ट 2013, क्या ये पूरा सिलेबस में है? नहीं बेटा, इसमें आपकी सिर्फ सेक्शन 1 से लेके 148 तक ही आपके एग्जाम में, सीए इंटर के एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे की जो सेक्शंस हैं वो सीए फाइनल में आपकी आएंगी। अब जो सेक्शन 1 से लेके 148 तक की सेक्शंस हैं, इनको आईसीआई ने 10 चैप्टर्स में बना रखा है। चैप्टर्स कितने हैं? 10 हैं। ये चैप्टर्स वैसे आईसीआई ने नहीं बना रखे, ये अपने कंपनीज एक्ट 2013 में ही ये चैप्टर्स हैं। होता क्या है, कुछ सेक्शंस जो होती हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं। जैसे सेक्शन नंबर 123 से लेके 127 तक की ये सेक्शन सिर्फ डिविडेंड पे है। किस पे है? ये पांचों सेक्शन डिविडेंड पे चर्चा करती है। तो इनको मिलाकर इनका एक चैप्टर बना दिया। क्या बना दिया? चैप्टर बना दिया। तो चैप्टर कैसे बनता है लॉ में? कुछ सेक्शंस जो आपस में सिमिलर होती हैं उनको मर्ज करते हुए उनको एक चैप्टर बना दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा लॉ को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो उस जो 148 सेक्शंस हैं ये 10 चैप्टर्स में बनाई हुई हैं। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो अपने को कंपनीज एक्ट 2013 में देखने हैं, और अपन एक एक करके सारे चैप्टर्स पे चर्चाएं करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, सबसे पहले चैप्टर अपन लेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। फ्रेंड्स, चैप्टर 8 पे अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में चैप्टर 8 जो है वो डिस्कशन करता है। तो आपके पास, सबके पास यदि आईसीआई की बुक हो तो आईसीआई की बुक्स में आप कॉर्पोरेट लॉ का जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें फ्रेंड्स आप जो है वो ओपन करेंगे तो चैप्टर 8 में डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अपने को सबसे पहले चैप्टर फ्रेंड्स डिस्कस करना है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दोस्तों, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर सेक्शन 123 से लेके 127 तक अपने सिलेबस के अंदर है। सेक्शन 123 से 127 तक यानी 5 सेक्शंस जो हैं वो डिविडेंड के ऊपर हैं, और इन्हीं 5 सेक्शंस को मर्ज करते हुए एक चैप्टर बना दिया जिसका नाम दे दिया डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इन्हीं 5 सेक्शंस पर अपने को डिस्कशन करना है। तो आई होप सारे फ्रेंड चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आ गए होंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो अपन जो है वो चलते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किसको कहते हैं अपन। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं डिविडेंड होता क्या है। कोई भी कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि तुम कंपनी के ओनर हो, हमने पैसा कमाया है, तो ये कुछ पैसा हम तुमको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, अपन डिविडेंड कहते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये तो सिंपल टर्म्स में इसकी बात हुई। अब सबसे पहले दोस्तों अपन जो चर्चा करेंगे, अपन पहले सेक्शंस 123 से लेके 127, पूरा जो लॉ का सेक्शन 123 से 127 तक अपन डिस्कशन करेंगे। अच्छा सर, तो 123 आपको कहां मिलेगी? 123 सेक्शंस आपको मिलेगी चैप्टर 8 में। दोस्तों, पेज नंबर आप देखेंगे, सभी मेरे दोस्त ध्यान देंगे, पेज नंबर 8.5 पे आपको सेक्शन 123 मिल जाएगी। प्रोविजंस 123 पेज नंबर 8.5 पे आप देखेंगे सभी लोग, पेज नंबर 8.5 पे। हाँ जी, पेज नंबर 8.5 पे है आपका 123 प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये हमारी है सेक्शन 123। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सर, इससे पहले के टॉपिक्स, दोस्तों पहले ये मेन पार्ट है अपना 123 से 127 सेक्शंस की बातें एग्जाम में आती हैं, तो पहले सेक्शंस अपन कवर करेंगे, फिर ऊपर जो है वो आईसीआई ने अपने हिसाब से थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो वहां पर दिया हुआ है, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो पहले 123 से लेके 127 पर अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, 123 में जो है वो काफी सारे प्रोविजंस हैं दोस्तों 123 के अंदर। तो 123 में जो सबसे पहला जो प्रोविजन है हमारा,
दोस्तों वो है सोर्सेज ऑफ और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 123 दोस्तों काफी बड़ी सेक्शन है। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का, सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 123 मैंने स्टार्ट कर दिया और इसमें काफी सारे प्रोविजंस हैं दोस्तों। तो सेक्शन 123 का जो सबसे पहला टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं, सोर्सेज, सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड यदि अपन मेंबर को दे रहे हैं तो उसके सोर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से वो सोर्स हैं जिससे हम मेंबर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला डिविडेंड देने के, दोस्तों ध्यान रखना, डिविडेंड देने के कितने सोर्स हैं? देयर आर 4 सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 4 जगह से अपन डिविडेंड दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। करंट ईयर प्रॉफिट्स में से अपन डिविडेंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 हमारा 31 मार्च 2020 को एंड होता है और इस ईयर के लिए हम अपने मेंबर्स को क्या देना चाहते हैं? डिविडेंड देना चाहते हैं। तो 19 और 20 में जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट से हम मेंबर्स को कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो क्या आया? जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड दे सकते हो। आईसीआई ने देखिए इसके 4 सोर्स बता रखे हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले है प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हो। तो इसमें लिखा हो प्रॉफिट्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन दोस्तों वो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो इस एक्ट की शेड्यूल 2 में जो डेप्रिसिएशन बताया हुआ है उसको प्रोवाइड करने के बाद में आना चाहिए। सर ये क्या बात हुई, ये क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद में आना चाहिए? दोस्तों कुछ कंपनियां घपलेबाजी कर जाती हैं। कैसे घपलेबाजी करती है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर कंपनी की जो रेवेन्यू साइड है वो मान लीजिए अपनी इनकम साइड जो कंपनी की है वो 100 करोड़ रुपीस की है। ये 100 करोड़ रुपीस के कंपनी के एक्सपेंसेस हुए कितने? 90 करोड़ के। कंपनी को प्रॉफिट हो गया दोस्तों कितने का? 10 करोड़ का। लेकिन मजे की बात क्या हुई? डेप्रीशिएशन कंपनी ने अपनी असेट्स पे इस साल में चार्ज नहीं किया। कंपनी को लगा डेप्रीशिएशन यदि मैं चार्ज कर लूंगी, क्योंकि डेप्रीशिएशन चार्ज करती तो 15 करोड़ का डेप्रीशिएशन आ रहा था। यदि डेप्रीशिएशन यहां चार्ज कर दें हम तो प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा हमारा कितना? 5 करोड़ का, क्योंकि 15 करोड़ का डेप्रीशिएशन यहां चार्ज करेंगे तो यहां पे लॉस आ जाएगा 5 करोड़ का। तो कंपनी ने कहा यार डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है, वो किसी को देकर तो आना नहीं है, तो कोई हंगामा भी नहीं करेगा कि भाई जो है वो डेप्रीशिएशन क्यों नहीं दिया, ये नहीं वो। तो इसलिए कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है P&L अकाउंट, इसमें मैनिपुलेशन कर लिया। शेयर होल्डर को लगे कि कंपनी प्रॉफिट में है इसलिए डिविडेंड दे रही है, जबकि देखा जाए तो कंपनी वास्तव में प्रॉफिट में नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा हे डायरेक्टर सावधान हो जा, यदि तुझे क्या देना है? करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से तू डिविडेंड देता है तो वो प्रॉफिट डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने के बाद में आना चाहिए। ऐसा नहीं तूने डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किए बिना ही जो प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहा हो सकता है डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर दे तो प्रॉफिट है ही नहीं, है ही नहीं तो क्यों बांट रहे हो मेंबर्स को? कंपनी की पोजीशन खराब हो जाएगी आने वाले टाइम में। इसलिए लिखा आउट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट्स, बट आपको क्या ध्यान रखना? बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन भी कैसे? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आपको डेप्रीशिएशन देना है। सर ये शेड्यूल 2 क्या है? दोस्तों कंपनीज एक्ट जो हमारा है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें 7 शेड्यूल्स है। कितनी शेड्यूल्स हैं? देयर आर 7 शेड्यूल्स इन कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 2 में, कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 2 में डेप्रीशिएशन की रेट्स बताई हुई है। प्लांट मशीनरी पे इतना डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर पर इतना करना है, मोटर व्हीकल पर इतना करना है। तो क्या आप अपने मन से ही डेप्रीशिएशन चार्ज कर लोगे क्या? बोले हमने तो डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया 1 लाख रुपए सारी एसेट्स पे,
तो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 में जो डेप्रीशिएशन बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम दोस्तों डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, और फिर वो डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उससे डिविडेंड हम दे सकते हैं। तो अपन ने सोर्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में सबसे पहला सोर्स है प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से अपन डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन वो जो आपका प्रॉफिट है वो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने के बाद में आना चाहिए, और डेप्रीशिएशन भी शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, बात हमें समझ में आ गई, मुझे पता है आपको बात समझ में आ गई। दूसरा सोर्स क्या है? प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। ये क्या है सर? बेटा मान लीजिए कंपनी है अपनी, कौन सी? अपने इंडिया की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरआईएल को दोस्तों क्या हुआ? आरआईएल को नुकसान हो गया। कब? फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में। सही में नुकसान नहीं हुआ बेटा, अपन एक एग्जांपल में अपना नुकसान बोल रहे हैं कि यहाँ पे नुकसान हुआ आरआईएल को 1920 में। किसी भी मान लीजिए कोई कंपनी में कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जिससे कंपनी को लॉस हो गया 19-20 में, या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? कंपनी जब से बनी है, मान लीजिए कंपनी जो है वो अपनी क्या बनी? कंपनी 40 इयर्स पहले बनी। जब से कंपनी बनी है तब से हर साल कंपनी पैसा कमाती आ रही है। कंपनी के रिजर्व में खूब पैसा बचा हुआ है, कंपनी के रिजर्व में खूब पैसा बचा हुआ है। तो कंपनी बोलती है हम इस साल भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देंगे। क्या हुआ? हमें लॉस हो गया एक साल किसी कारणों की वजह से, लेकिन हमारे पास खूब पैसा बचा हुआ है, हम पुराने ईयर्स में के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड देना चाहते हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिए जा सकते हैं। लेकिन आप यदि जिस प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो, पुराना कोई आपका डेप्रीशिएशन आपने चार्ज नहीं किया तो पहले वो चार्ज कर लो। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में आपने डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया जिसके कारण आपके वो प्रॉफिट आ गए, तो पहले जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से, रिजर्व में से आप जो डिविडेंड देना चाह रहे हो, तो वो देख लो कि कहीं प्रीवियस ईयर के जो आपका डेप्रीशिएशन है वो तो एरियर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा उसमें भी आपको आफ्टर क्या करना पड़ेगा? आपको आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करो। यदि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे रहे हो तो उस ईयर, जिन ईयर्स के प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड दे रहे हो उस ईयर के आप डेप्रीशिएशन कोई एरियर है तो उसको चार्ज करो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वही अपना दोस्तों शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो डेप्रीशिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करो, फिर आप दोगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पहला सोर्स तो अपना ये हो ही गया। दूसरा सोर्स है प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स का मतलब आपका पुराना जो पीएनडल में आपका क्रेडिट बैलेंस है, फ्री रिजर्व्स हैं, उन्हीं का आप यूज करके, उनका यूज करके आप डिविडेंड दे सकते हो। हाँ जी, दूसरा सोर्स आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 सोर्सेज हैं। पहला सोर्स आया करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं, बट अपने को पहले डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से अपन दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं उसका भी डेप्रीशिएशन चार्ज करो। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बात आप जरा ध्यान से गौर से नोट करिएगा, जरा गौर फरमाइएगा इस लाइन पर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहां पर लिखा हुआ है कि रिजर्व प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं, यानी पुराने रिजर्व में से हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो क्या रिजर्व कोई सा भी हो सकता है? क्या वो सीआरआर हो सकता है? क्या वो डीआरआर हो सकता है? नहीं बेटा, रिजर्व कोई सा, ऐसा नहीं कोई सा भी हो। रिजर्व देखो 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 देखो, सिर्फ ये फ्री रिजर्व्स आपका हो सकते हैं। फ्री रिजर्व्स होते ही क्या है? जो डिविडेंड देने के लिए फ्री हैं। तो यानी आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पुराने रिजर्व में से आप डिविडेंड दे रहे हो, तो ध्यान रखिएगा एरा गेरा हर कोई रिजर्व हम यूज नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व का यूज हम करेंगे। अच्छा सर, अब देखिए तीसरा सोर्स क्या? तीसरा सोर्स है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी सर, ये कैसे? बोथ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? ये हमारा, मैं आपको इसको ए लिख देता हूं मान लीजिए, और ये हो गया हमारा बी, और सी हमने बोल दिया बोथ ए एंड बी। ए एंड बी बेटा इस साल फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में हमको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? हमको प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपीस का, और हम डिविडेंड देना चाहते हैं कितने का? 10 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट 5 करोड़ है, डिविडेंड ज्यादा देना चाहते हैं, ठीक है।
तो सर क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 5 करोड़ पूरा का पूरा दे दो, और बाकी के 5 करोड़ आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से आप निकाल सकते हो। यानी थोड़ा आपने करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया, थोड़ा आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दिया, तो सी बोथ ए एंड बी हो गया। अच्छा सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए डी सोर्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये 3 नोट दिए हुए, जल्दी से डी पॉइंट खत्म कर लूं, फिर चारों सोर्सेज अपने कंप्लीट हो जाएंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन के। तो चारों सोर्सेज जैसे ही अपने कंप्लीट होंगे, उसके बाद में ये सी वाले के जो साथ में 3 नोट है वो भी लिख लेंगे। और फोर्थ सोर्स है प्रोविजन ऑफ मनी बाई द गवर्नमेंट। देखिए ये क्या है बेटा, कई बार क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है मनी, मनी प्रोवाइडेड बाई, मनी प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मनी प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ गारंटी, गारंटी गिवन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेटा हमने क्या किया, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हमको हमको नरेंद्र भाई ने, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर हमको स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने कहा ये कंपनी बढ़िया है, अरे इन्वेस्टर तो इस कंपनी में पैसा लगा और ये कंपनी डिविडेंड देगी तुझे, हम गारंटी लेते हैं डिविडेंड देगी, और यदि ध्यान रहे यदि तुझे कंपनी डिविडेंड नहीं दे तो हम इस कंपनी को पैसा देंगे। हम क्या देंगे, इस कंपनी को पैसा देंगे एक्स लिमिटेड को, क्योंकि हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं। नरेंद्र भाई बोला तुमको कि हम तुझे गारंटी दे रहे हैं इन्वेस्टर, तू इस कंपनी में पैसा लगाई अच्छी है, और कल को कंपनी में लॉस हुआ तो इस कंपनी को हम पैसा देंगे तुझे डिविडेंड देने के लिए, हम अपना हर वादा पूरा करेंगे, ऐसा सरकार ने आपको कहा। तो एक्स लिमिटेड को मान लीजिए, सपोज करो अब अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना, उसके पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मनी प्रोवाइड की। क्यों? क्योंकि उन्होंने गारंटी दे रखी थी कि हम जो है वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा, हम कंपनी को पैसा देंगे। तो कंपनी के पास में चौथा सोर्स कौन सा है डिविडेंड डिक्लेरेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को जो गारंटी दी थी, उस गारंटी के तहत जो है वो उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, तो उससे भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है बेटा। हालांकि ऐसा सिर्फ किताबों में ही होता है, गवर्नमेंट आपको पता है किसी को पैसा देती नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेना जानती है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही। हाँ बेटा, चलिए देखिए क्या लिखा, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। क्योंकि कंपनी ने क्या दिया था, कंपनी ने गारंटी दी थी, ओ सॉरी गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि हम पैसा देंगे डिविडेंड का कंपनी को, यदि उसके पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं होगा। तो आई होप आपको चारों सोर्सेज, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चारों सोर्सेज डिविडेंड डिक्लेरेशन के आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला सोर्स आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सोर्स नंबर 1 सोर्स है, हाँ जी दोस्तों क्या लिखा है नंबर 1, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं, लेकिन क्या प्रोवाइड करने के बाद, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। दूसरा, करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से दे सकते हैं, लेकिन जिस ईयर के रिजर्व में से दे रहे हो उस ईयर का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। सी क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, थोड़ा उसमें से दे दो थोड़ा प्रीवियस में से दे दो। क्यों? क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है जितना डिविडेंड देना चाहते हैं, तो थोड़ा हमको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से देना पड़ गया। और डी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें क्या दे रखी थी, कुछ इन्वेस्टर्स को गारंटी दे रखी थी, जिसके तहत उसने कंपनी को कुछ पैसा प्रोवाइड किया, तो उससे भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये हो गए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो आपको ये चारों बातें लिख के आनी है। अब दोस्तों मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सी पॉइंट के नीचे कुछ नोट्स लिखे हैं, वो नोट्स भी अपन जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कुछ क्लैरिटी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नोट्स देखिए यहाँ पे बता रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नोट आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नोट आपका ये लिखा हुआ है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप डिविडेंड देना चाहते हो, और आप फाइनेंशियल ईयर 19 और 20, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपके कोई पुराने लॉसेज हों बुक्स में, जैसे प्रीवियस ईयर के लॉस 17-18 के अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हो। नहीं दोस्तों, यदि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड देना चाहते हो
तो प्रीवियस ईयर के कोई भी लॉसेज हमारे राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं किए गए, तो पहले वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ करो। ऐसा नहीं कि बुक्स में तो आपके लॉस आ रहे हैं, बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ ही नहीं है और मेंबर को आप पैसा दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, जो आपके प्रीवियस ईयर के लॉसेज हैं और जो डेप्रिसिएशन आपने नहीं प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, वो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ करने पड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नोट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सेकंड नोट जरा ध्यान देंगे, जरा गौर फरमाएंगे सभी लोग। सेकंड नोट क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 1980 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने अंधेरी में 2 करोड़ रुपए की एक लैंड खरीदी। कहां पर बेटा? अंधेरी में। अंधेरी बेटा वो वाली अंधेरी नहीं, रात वाली काली वाली अंधेरी। मुंबई में एक जगह है अंधेरी, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने 2 करोड़ की लैंड खरीदी। अच्छा, वो लैंड 2020 में कितने की बेटा? वो लैंड 200 करोड़ की हो गई। कंपनी बोलती है हमारी बुक्स में 2 करोड़ ही आ रही है, जबकि वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी है? 200 करोड़। अरे यार, इन्वेस्टर सोच रहा है कंपनी के पास एसेट कम है, लेकिन वास्तव में हम तो बड़ी पार्टी हैं, हम तो इन्वेस्टर को अपनी फेयर चीज दिखाएंगे ताकि इन्वेस्टर ज्यादा हमसे सेटिस्फाई हो, इन्वेस्टर को लगे ये कंपनी बढ़िया है। तो कंपनी अब अपनी एसेट को रिवैल्यू करेगी, एसेट को रिवैल्यू करेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट करेगी 198 करोड़ से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। तो दोस्तों वो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका बन जाता है कई बार क्योंकि आप एसेट्स वैल्यू करते हो, जिसके कारण आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपने एसेट्स और लायबिलिटी को आपने रीवैल्यूएशन करने के कारण जो रिजर्व क्रिएट हुआ है, उसका इस्तेमाल कभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन में नहीं किया जाएगा। ये नोट 2 बोल रहा है, और मैंने आपको बताया भी था रिजर्व सिर्फ कौन सा लेंगे? फ्री रिजर्व। तो देखिए इसमें लिखा है इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स और रिवैल्यूएशन एसेट्स के कारण जो भी हमें गेन हुआ है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। डिविडेंड कैलकुलेशन के पर्पस से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान रखना, डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को अपन हटा देंगे, या कोई नोशनल, ये नोशनली तो गेन है, वास्तव में हमने रियलाइज नहीं किया, तो उसको हम हटा देंगे। अच्छा सर, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने कोई एसेट खरीदी थी 100 करोड़ की, उसको आपने बेचा 200 करोड़ में, तो एसेट को बेचने से आपको 100 करोड़ का फायदा हुआ, वो पीएनडल में इनकम में तो आ रहा है, लेकिन आप बताइए क्या वो बिजनेस ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं जो आपको एसेट बेचने से हुए हैं, वो भी ध्यान रखना उन प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी जो बिजनेस करने से, ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट हुए हैं, उसी प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड दोगे। आई होप आपको ये तीनों नोट भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी, ये हमारा सबसे पहला लेक्चर था, हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ये आपका लेक्चर 1 था। आज चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया, तो चैप्टर 8 कंपनीज एक्ट का ये हमारा लेक्चर 1 था। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जुलाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जुलाई 2019 का ये एडिशन है। आपकी जो बुक है उसके शुरू के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है एडिशन, तो जुलाई 2019 के एडिशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चैप्टर 8 का हमारा जो आज लेक्चर 1 था, आई होप गाइज यू एंजॉयड माय लेक्चर। आप सभी दोस्तों को आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।